स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आर्टिकल 17 और 18 को, जो अस्पृश्यता और उपाधियों के अंत के संबंध में प्रावधान करता है। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले आर्टिकल 17 को समझेंगे। आर्टिकल 17 क्या है, किस प्रकार के ये अस्पृश्यता का अंत करता है। देन हम बात करेंगे आर्टिकल 18 की, जो उपाधियों के टाइटल के एबोलिशमेंट की बात करता है। देन हम कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को देखेंगे जो आर्टिकल 18 और 17 से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आर्टिकल 17 है वो बात करता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसको पढ़ते हैं देन इसको समझते हैं। ये कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध किया जाता है, और अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आर्टिकल 17 की जो लैंग्वेज है वो ये कहती है कि देखिए, अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी है वो एबोलिस्ट की जाती है, और उसका किसी भी फॉर्म में, प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। यदि इसका किसी भी रूप में व्यवहार किया जाता है तो इस प्रकार का व्यवहार जो है निषिद्ध होगा, पनिशेबल होगा अकॉर्डिंग विद लॉ। अब इसे समझते हैं एक एक करके। देखिए, आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, तो ये देखिए अस्पृश्यता के सभी रूपों को ये समाप्त करता है, किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो वो। देखिए, आर्टिकल 17 के आने से पहले जो अ, हम अनटचेबिलिटी देखते थे, कि जैसे आप गांव देहात में आज भी देखते होंगे कि जो अपर कास्ट के लोग रहते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग रहते हैं, स्पेशली जो जिनको मैथर कहते हैं या भंगी कहते हैं, उन लोगों के हाथ का छुआ वो लोग खाते नहीं है। आज भी कोई भी चीज छू लेते हैं तो उसको फिर वापस से यूज नहीं करते हैं। यदि पानी भी वो उन्हें पिलाना होता है तो वो दूर से पिलाते हैं या डिस्पोजल के ग्लास का यूज करते हैं। तो इस प्रकार की जो छुआछूत थी वो आज भी कई इलाकों में है। लेकिन आर्टिकल 17 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो आर्टिकल 17 को इसीलिए रखा गया था कि इस प्रकार की जो छुआछूत है, जो इस प्रकार की अनटचेबिलिटी है, उसको समाप्त करके क्या है, सभी को इक्वल किया जाएगा। इक्वल यानी कि समान बनाया जाएगा, तभी तो सभी व्यक्ति समान होंगे। देन उसके बाद ये कहता है कि यदि इसका किसी भी प्रकार से प्रैक्टिस की जाती है, किसकी, अनटचेबिलिटी की, ये एक पनिशेबल क्राइम होगा। कैसा, ये दंडनीय अपराध होगा। यदि यदि इस प्रकार की छुआछूत का व्यवहार आज भी किया जाता है, अनटचेबिलिटी की जाती है, तो ये जो है आपका पनिशेबल ऑफेंस होगा। और ये जो राइट है आर्टिकल 17 के अंतर्गत, ये पूर्ण अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आप किसी कंडीशन में, जैसे हमने आर्टिकल 15 और 16 को देखा था तो उसमें जनरल रूल थे, जैसे 15 के क्लॉज 3 और 4 में कुछ एक्सेप्शन थे, उसी प्रकार से 16 के क्लॉज 3 से लेकर 6 तक में हमने देखे थे कुछ एक्सेप्शन। लेकिन आर्टिकल 17 जो है एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट है मतलब अनटचेबिलिटी का ये पूर्ण रूप से समापन करता है, यानी इसका कोई अपवाद नहीं है, ये पूर्ण अधिकार है, यानी आर्टिकल 17 पूर्ण है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 17 की, वो ये है कि ये जो स्टेट है, स्टेट यानी कि आर्टिकल 12 में जो हमने पढ़ा था वो, और निजी व्यक्ति यानी कि जो प्राइवेट पर्सन है, ये दोनों के अगेंस्ट प्राप्त है। यदि यदि कोई पर्सन है किसी व्यक्ति के साथ में इस प्रकार अनटचेबिलिटी का कार्य आज करता है, तो उसके अगेंस्ट में वो एक्ट जिन्हें हम आगे देखेंगे उनके अंतर्गत सजा दी जा सकती है। यानी कि आर्टिकल 17 के बेसिस पर वो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा, यदि आज भी कोई व्यक्ति किसी के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करता है, छुआछूत को आज भी जारी रखता है। और ये जो है, ये वाली बात जो है, ये स्टेट और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्रवर्तनीय है। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, 1982 का ये मामला था। इसको आप ध्यान रखेंगे, और ये आर्टिकल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, हमने अभी देखा था कि ये पनिशेबल होगा विधि के अनुसार, तो वो विधि कौन सी है, तो संसद ने जो है दो विधि इसके अंतर्गत बनाई है। पहली है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये जो था पहले अस्पृश्यता का अंत अधिनियम करके बना था ये, जिसका नाम जो था 1976 में इसका नाम चेंज किया गया है, और इसका नाम जो चेंज करके किया गया है वो हो गया है अब प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। दूसरा एक्ट है एससी एसटी एक्ट, जिसे हम कहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 का ये एक्ट है, जिसमें एससी एसटी के जो लोग हैं उनके खिलाफ जो भी अत्याचार आज होता है तो उसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्टिकल 17 जो है हर एक प्रकार के अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से समाप्त करता है, और यदि आज भी कोई व्यक्ति उसकी प्रैक्टिस करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो आई होप आर्टिकल 17 आपको क्लियर होगा। अब आता है आर्टिकल 18, जो बात करता है उपाधियों के अंत की, यानी कि एबोलिशमेंट ऑफ टाइटल।
ठीक है, आर्टिकल 18 किसके बारे में बात करता है? उपाधियों के अंत के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 18 जैसे 17 हमने देखा था कि वो वहां पे अस्पृश्यता का अंत हो रहा था, यानी अस्पृश्यता समाप्त कर रहा था। ठीक प्रकार से जो टाइटल है यानी कि उपाधियां जो होती हैं उनका समाप्त करता है। इसके अंतर्गत 4 क्लॉज हैं, इन सभी चारों क्लॉज को हम एक एक करके समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टाइटल होते क्या है। देखिए जब ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश रूल था हमारे यहाँ पे भारत में, तो कुछ टाइटल लोगों को दिए जाते थे, जैसे कि जमींदार, नाइटहुड, सर, इस प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। तो उस प्रकार की सभी उपाधियों को ये जो है आर्टिकल 18 समाप्त करता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है कि सभी व्यक्ति समान हैं, सब बराबर हैं। और समानता का मतलब भी वही है, समान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के साथ में समान व्यवहार करना। ठीक है, आर्टिकल 18 का क्लॉज 1 कहता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो इंग्लिश में भी लिखा है कि नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। यानी कि कुल मिलाकर स्टेट जो है हमारा, ये जो स्टेट है, राज्य जो है, आर्टिकल 12 में जो हमने पढ़ा था, वो केवल और केवल क्या है, आपको सेना संबंधी उपाधि दे सकता है। यानी टाइटल जो दे सकता है वो केवल सेना से संबंधित दे सकता है और शिक्षा से संबंधित दे सकता है। ये दो टाइटल दिए जा सकते हैं भारत सरकार यानी कि राज्य के द्वारा। इनके अलावा कोई भी टाइटल जो दिया जाता है वो सब बैन है क्लॉज 1 के अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल गवर्नमेंट दे सकती है। तो ये इमेज है एक, इसके थ्रू आप समझिए। जो टाइटल नहीं दिए जा सकते हैं वो है, देखिए जैसे राजा है, सर है, नवाब है, राय बहादुर है, जमींदार है, इस प्रकार के जो टाइटल हैं वो टाइटल सभी बैन है। इस प्रकार का कोई भी टाइटल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट के द्वारा किसी भी पर्सन को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक उसी तरह से ये जो टाइटल है, हमने देखा कि दो ही टाइप के टाइटल दे सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर वो सेना से संबंधित है। तो जैसे डॉक्टर है, एडवोकेट है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, मेजर है, कैप्टन है, कर्नल है। तो इस प्रकार के जो टाइटल हैं वो गवर्नमेंट दे सकती है, स्टेट दे सकता है, इन पर कोई रोक नहीं है। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। तो अब आता है हमारा क्लॉज 2। क्लॉज 2 कहता है, देखिए अभी हमने देखा कि भारत के भीतर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है यानी स्टेट जो है किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। तो अब ये बोलता है कि विदेशी राज्य यानी कि विदेशी कोई देश है, भारत से बाहर का कोई देश है, वो भी यदि कोई भारत के नागरिक को कोई उपाधि देता है तो वो भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो दोनों प्रकार से है, एक तो भारत के अंदर किसी भी नागरिक राज्य नहीं देगा, दूसरा भारत का कोई नागरिक है तो वो विदेश से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो यदि कल को मान लो कि कोई देश जैसे ब्रिटिश है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यदि किसी इंडियन सिटीजन को कोई उपाधि देना चाहती है, सर की या किंग की या इस प्रकार की कोई उपाधि देना चाहती है, तो इस प्रकार की उपाधि जो है भारत का नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता, ये बैन है आर्टिकल 18 के क्लॉज 2 में। अब आता है हमारा आर्टिकल 18 का क्लॉज 3। क्लॉज 3 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करते हुए विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो अभी तो हमने देखा कि वहां पर कोई भी व्यक्ति जो था भाई राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, ना विदेश से स्वीकार करेगा। आर्टिकल 18 का क्लॉज इस बारे में बात करता है। आर्टिकल 18 का क्लॉज 3 इस बारे में बात करता है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि राज्य के अधीन, राज्य से मतलब ये है, यहाँ पे स्टेट से मतलब क्या है, जो आर्टिकल 12 में हमने देखा था। आर्टिकल 12 में भारत सरकार, उसकी संसद, राज्यों की सरकार और केंद्रीय विधानमंडल, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, उसी के अधीन यदि कोई विदेशी व्यक्ति है वो भारत में पद धारण करता है या किसी लाभ के पद पर है या विश्वास के पद पर है, तो वो व्यक्ति भारत में ये सेवाएं दे रहा है अपनी, जब वो विदेश से कोई उपाधि मिलती है उसके लिए वो परमिशन लेगा राष्ट्रपति की, उसके बिना वो उपाधियों को स्वीकार नहीं कर सकता। जस्ट एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए यदि कोई विदेशी व्यक्ति, एक विदेशी व्यक्ति है, यानी कि मान लो ये जो है यूएसए का पर्सन है, ये इंडिया में रह के क्या है, अपनी फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, सलाहकार है ये इंडियन गवर्नमेंट में। ठीक है, ये पद धारण कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट में। अब ये व्यक्ति जो है यूएसए का ए व्यक्ति, लेकिन जॉब कहां कर रहा है, भारत में। अब होता यह है कि यूएसए गवर्नमेंट उसे कोई नाइटहुड या इस प्रकार की कोई उपाधि देना चाहती है, सर की कोई उपाधि देना चाहती है ए को, लेकिन अब ए इसे स्वीकार करेगा या नहीं। ए जो है ना तो ये आर्टिकल के 18 के क्लॉज 1 के अंतर्गत आ रहा है ना 2 के अंतर्गत आ रहा है, वहां पे तो टोटली बैन था। लेकिन ये कह रहा है कि यदि वो भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी व्यक्ति है,
वो विदेशी व्यक्ति उस देश किसी देश से उपाधि ले रहा है तो वो ले सकता है। एक ही कंडीशन है, वो है कि राष्ट्रपति की सहमति होना चाहिए। और ये राष्ट्रपति किस देश के होंगे? ये भारत के राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति की सहमति से वो उस उपाधि को स्वीकार कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लगेगी तब वो व्यक्ति उपाधि को स्वीकार कर पाएगा। तो आई होप आर्टिकल 18 का क्लॉज 3 क्लियर होगा। अब आता है क्लॉज 4। क्लॉज 4 कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य उसके अधीन किसी भी रूप में भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अब इसमें एक नई चीज ये आ गई। देखो, अभी तक हमने देखा कि सिटीजन ऑफ इंडिया था, या राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, नागरिक कोई उपाधि नहीं लेगा, और विदेशी कोई व्यक्ति भारत में जॉब कर रहा है तो वो भी राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं लेगा। अब ये किस बारे में बात कर रहा है? क्लॉज 4। क्लॉज 4 ये बात करता है कि जो स्टेट है आर्टिकल 12 वाला, यदि उसके अधीन कोई व्यक्ति लाभ और विश्वास का पद धारण करता है और वो क्या करता है, विदेशी राज्य से, फॉरेन कंट्री से कोई उसे गिफ्ट मिलता है, उपलब्धि उसे दी जाती है, या फिर कोई पोस्ट उसे ऑफर की जाती है, तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना उसे नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति यूज किया गया है, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, तो दोनों व्यक्ति इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। एक एग्जाम्पल अपन ले तो, जैसे कोई एक आईपीएस ऑफिसर है, वो विदेश दौरे पर जाता है, किसी सभा में या किसी आयोजन में वो विदेश दौरे पर जाता है आईपीएस ऑफिसर, या किसी ट्रेनिंग में। तो वहां पे जैसे मान लो वो यूएसए जाता है किसी विशेष ट्रेनिंग या विशेष कार्य से, और यूएसए में वहां पर उसे गिफ्ट दिए जाते हैं किसी संस्थान के द्वारा, तो इस प्रकार के गिफ्ट आईपीएस ऑफिसर नहीं ले सकता विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की अनुमति लगेगी तभी वो इनको एक्सेप्ट कर सकता है। तो आई होप आर्टिकल 18 का क्लॉज 4 क्लियर होगा। अब आता है मेन क्वेश्चन कि जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो है, भारत रत्न है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, इस प्रकार के जो पुरस्कार इंडियन गवर्नमेंट देती है, तो ये क्या है, टाइटल है या अवार्ड है? तो देखिए, इसका जवाब मिलता है हमें बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता जो था, पिटिशनर जो था, उसने इसे चैलेंज किया था कि जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की जो होती हैं वो टाइटल होते हैं और इन्हें व्यक्ति अपने नाम के आगे उपयोग नहीं कर सकता है। इस प्रकार से इन्हें चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली चीज तो ये जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो होते हैं, ये आपके क्या है, उपाधियां नहीं है, यानी कि ये टाइटल नहीं है, बल्कि ये अवार्ड्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, सम्मान है ये। ठीक है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो पुरस्कार हैं, ये जो अवार्ड्स हैं, इनको कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से अपने नाम के आगे और पीछे इस्तेमाल करता है तो गवर्नमेंट जो है उन ऑनर्स को, उन अवार्ड्स को वापस ले सकती है। तो जो भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण लिखते हैं, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो इस प्रकार से लिखना जो है गलत है आर्टिकल 18 के अंतर्गत। ठीक है, जैसा कि इस केस में कहा गया, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1995 का ये केस था। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि भारत जो अवार्ड्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनका कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे प्रयोग नहीं कर सकता है, और वो टाइटल नहीं होते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये टाइटल है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो इस तरीके से हमारा आर्टिकल 18 जो है कंप्लीट होता है, और हमारा फंडामेंटल राइट जो था पहला, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक था, वो कंप्लीट होता है। और देखिए, मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में जो हमारी होगी आर्टिकल 19 पर। थैंक यू सो मच।